नमस्ते बच्चों, हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर चल रहा है और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि IUPAC नेमिंग की आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। इसमें सबसे पहले हम देखें एल्डिहाइड्स के नाम। पहला वाला आप देखिए HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है और मिथेनॉल इसका IUPAC नेम है। इसके अंदर एक ही कार्बन है इसलिए मीथ रूट वर्ड आएगा और मीथेन का डेरिवेटिव हम एज्यूम करके चल रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर एल्डिहाइड CHO है तो अल इसमें सफिक्स लगेगा, नाम हो जाएगा मिथेनल। फिर सेकंड वाला देखिए, दो कार्बन है इसके अंदर, कॉमन नेम है इसका एसिटेल्डिहाइड और IUPAC नेम दो कार्बन है तो पेरेंट चेन दो कार्बन वाली इथेन आप एज्यूम करके चलिए और वो कन्वर्ट हुआ है इथेनल के अंदर, CHO फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वाला देखिए, इसके अंदर टोटल कार्बन 4 हैं लेकिन एक कार्बन ब्रांच में आ रहा है यानी मिथाइल ग्रुप। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो दो मिथाइल ग्रुप हैं उनमें से एक को आपको चेन में शामिल करना पड़ेगा, तो टोटल 3 कार्बन चेन में है और एक ब्रांचिंग में है। 4 कार्बन होने की वजह से इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटाइलडिहाइड है और आइसो वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मैंने आप लोगों को बताया था, याद आया होगा। जो दो कार्बन CH3 एक ही CH के साथ में दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हों तो CH3, वो आइसो वर्ड यूज करेंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका आइसोब्यूटाइलडिहाइड। फिर IUPAC नेमिंग में 3 कार्बन की चेन आप एज्यूम करके चलो तो ये प्रोपेन का डेरिवेटिव हो गया, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप हो गया, 3 कार्बन की चेन है तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। फिर नेक्स्ट आप देखिए ये एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है, जिस कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 1 होगा, ठीक है। और इसके लिए ये जो CHO ग्रुप है इसके लिए कार्बेल्डिहाइड यूज किया जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, यहाँ हम देखें इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, दूसरी बात ये कॉमन नेम इसका है गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। यहाँ कार्बेल्डिहाइड लिखा नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना है कार्बेल्डिहाइड भी आएगा। अच्छा, गामा क्यों आया इसके अंदर, देखो जिस कार्बन पर ये अटैच्ड है CHO तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला बीटा हो गया तो ये वाला गामा कार्बन हो गया। फिर नेक्स्ट आप देखिए ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन की चेन आप एज्यूम कीजिए, ठीक है। उसमें कार्बन नंबर 2 पर ये मिथोक्सी ग्रुप लग रहा है, ये जो OCH3 आपको दिख रहा है ये मिथोक्सी ग्रुप है, तो ये प्रोपेनल का डेरिवेटिव है लेकिन 2 पर मिथोक्सी ग्रुप है, इसलिए IUPAC नेम हो जाएगा इसका 2 मिथोक्सी प्रोपेनल और कॉमन नेम अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। अगर ये मिथोक्सी नहीं होता तो केवल प्रोपियोनेल्डिहाइड होता, लेकिन मिथोक्सी लग गया इसलिए अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट वाला जो आप देख रहे हो 5 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन है, उसके लिए ये कॉमन नेम वैलेरेल्डिहाइड और 5 कार्बन पेंटेनल IUPAC नेम के अंदर। फिर ये वाला कंपाउंड देखिए अनसेचुरेशन है, इसके अंदर 3 कार्बन की चेन है, कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा एक्रोलीन। IUPAC नेम आप रूल को फॉलो कीजिए, आराम से बता पाएंगे। जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ऑब्वियसली ये जो कार्बन नंबर 2 है इस पर डबल बॉन्ड आया है तो नाम हो जाएगा इसका प्रोप 2 इनल। अब यहाँ जो अल सेकेंडरी सफिक्स है और जो इन है वो प्राइमरी सफिक्स है,
तो इन क्या शो कर रहा है, अनसेचुरेशन, और अल क्या शो कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसका नाम है कॉमन नेम थैलेल्डिहाइड, और बेंजीन रिंग में एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 एल्डिहाइड ग्रुप लग रहे हैं, इनके लिए वर्ड यूज किया जाएगा कार्बेल्डिहाइड। ध्यान रखना, अगर मान लो केवल एक ही इसके अंदर CHO ग्रुप होता तो ये बेंजेल्डिहाइड होता, लेकिन 2 हैं इसके अंदर, इसलिए कार्बेल्डिहाइड वर्ड दोनों के लिए यूज किया जाएगा। तो IUPAC नेम इसका हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड। अगर ये CHO यहाँ ना होकर के यहाँ पर होता इस कार्बन पर, तो ये बेंजीन 1,3 डाइकार्बेल्डिहाइड हो जाता। ऑब्वियसली यहाँ होता तो 1,4 होता, और अगर यहाँ होता तो ध्यान देना ये 1,5 नहीं होता बल्कि 1,3 ही होता, क्योंकि कार्बन नंबर 1 ये होता, 2 ये होता, और उसके बाद में 3 ये होता। नंबरिंग ऐसे करनी पड़ती एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे देखिए, ये वाला कंपाउंड बहुत इजी है, 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन वाला हो गया, तो ये M ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। अब हम देखते हैं कीटोन फैमिली। आपको पता है कि कीटोन फैमिली के अंदर जो सफिक्स यूज किया जाता है वो क्या है, ओन, है ना। तो प्रोपेनोन इसका सबसे पहला मेंबर होगा, कम से कम 3 कार्बन उसके अंदर होंगे। ये चीज आपको ध्यान में आई होगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CO, उसके दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, तो कम से कम 3 कार्बन होंगे। तो कीटोन में ये वाला मेंबर देखिए, इसके अंदर 5 कार्बन है। IUPAC नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेंटेन 2 ऑन इसका नाम होगा। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ ना होकर के यहाँ पर होता तो ये पेंटेन 3 ऑन होता, और अगर ये यहाँ होता तो पेंटेन 2 ऑन ही होता, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से शुरू करते। कॉमन नेम इसका मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अब ये जो ग्रुप है इसमें CO, इसके इस तरफ ये वाला मिथाइल ग्रुप हो गया और ये वाला एन प्रोपाइल ग्रुप हो गया, तो मिथाइल एन प्रोपाइल। फिर ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ये CO, इसके दोनों तरफ 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। जबकि IUPAC नेम क्या होगा, इसमें ध्यान देना, कार्बन की चेन जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की है, जिसमें कार्बन नंबर 3 पर ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है जो फंक्शनल ग्रुप है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं उनमें से एक तो पेरेंट चेन के अंदर है और एक ब्रांच में आ रहा है, तो नंबरिंग चाहे आप कहीं से भी कीजिए, लेफ्ट से कीजिए या राइट से कीजिए, सेम नंबरिंग होगी। तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। आप इसको एक्सपेंड करके बना करके देखिए, आपको पता लग जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन इसका नाम होगा। फिर नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखिए, साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है, तो साइक्लोहेक्सेनोन, मिथाइल ग्रुप लगा है अल्फा पोजीशन पे, क्योंकि ये वाला जो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। IUPAC नेमिंग के अंदर इसको भले ही हम कार्बन नंबर 1 दे दें, लेकिन अल्फा कार्बन ये वाला होगा कॉमन नेमिंग के अंदर, जिस पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। कॉमन नेम अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, जबकि IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, ये वाला कंपाउंड इसके अंदर अनसेचुरेशन है, तो कॉमन नेम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा मेसिटाइल ऑक्साइड। और IUPAC नेम इसके अंदर देखिए, कार्बन की चेन जिसमें कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक और होगा 5। अब इसमें अनसेचुरेशन को शो करना है, जो प्रीफिक्स लगेगा प्राइमरी प्रीफिक्स, तो उसके लिए नंबरिंग आप करोगे तो ये ध्यान रखना, जिधर फंक्शनल ग्रुप यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, CO कार्बोनिल, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा और 3 ये होगा।
और कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ये जो 3 इन है, कार्बन नंबर 3 पर अनसैचुरेशन बता रहा है, 2 ऑन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पर है। नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। खास बात क्या है, जो कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रही है इस वाले केस में। इसमें जो कार्बन है इसके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं 3, और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी है इसके पास में। बिल्कुल इसी तरह से ये बात भी ध्यान में रखना, ऑक्सीजन पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ये वाला होता है, और आपको पता है डंबल शेप होता है। तो इसके अंदर ये इनमें ओवरलैपिंग होगी तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखना, जो प्लेन से ऊपर और नीचे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। दूसरी तरफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन की ये जो 2 वैलेंसीज हैं, ये दोनों वैलेंसी चाहे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हों चाहे कार्बन से सेटिस्फाई हों, या एक कार्बन या एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हों, डिपेंड करेगा एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब ये ध्यान देना कि जब इस तरह से इसके अंदर बॉन्डिंग होती है तो ये जो पाई बॉन्ड बना है इसमें आपको ये दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। रीज़न क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको यहाँ दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, और इसमें एंगल, ये तीनों एंगल 120 के हैं, तो 120 इंटू 3 यानी 360 हो जाएगा। तो ये प्लानर स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस पर जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, उसके इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि ये जो आपको इसके अंदर दिख रही है ना स्ट्रक्चर ए कार्बोनिल वाली, तो ये कार्बन ये ऑक्सीजन, तो जब अटैकिंग एजेंट जब अटैक कर रहा है तो पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग ऑक्सीजन के ऊपर हो जाती है। उससे क्या होता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो एक बॉन्ड टूट गया तो अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, पहले डबल बॉन्ड था अब सिंगल बॉन्ड रह गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें ये जो स्पीड कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है, या रिएक्टिविटी कितनी होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कार्बन के साथ में अटैच्ड ग्रुप कौन से हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो नेचुरल सी बात है, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, या हम यूँ कह दें यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो अटैक करने वाली जो स्पीशीज है वो इजीली इस कार्बन पर अटैक कर पाएगी। अगर उल्टा हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हों कार्बन की तरफ, तो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फुलफिल होगी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी शिफ्टिंग इस ऑक्सीजन पर भी होगी, तो उतना इजीली इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक तभी इजीली होगा जब इस पर जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का वो ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर जैसे क्लोरीन लग गया, यहाँ पर भी क्लोरीन लग गया, तो ये इसकी स्पीड है वो फास्ट होगी। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो थोड़ी कम होगी। अगर यहाँ मिथाइल है और यहाँ हाइड्रोजन है तो थोड़ी और कम होगी। यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इससे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है ना। और अगर हम एल्डिहाइड्स में ही कंपैरिजन करें
तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बाकी सारे एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। रीज़न आपको पता है, अगर जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन और यहाँ मिथाइल है या इथाइल है तो वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी को कम कर देगा। हाँ, अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड है तो वो उल्टा काम करेगी, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप या सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वो काम करेगी। तो इनकी रिएक्टिविटी, कार्बोनिल जो कार्बन है उसकी रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके साथ में अटैच्ड ग्रुप कौन सा है। अब हम देखते हैं इनके प्रिपरेशन मेथड्स। पहले हम एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद कीटोन की प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद दोनों की कुछ कॉमन मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। ध्यान देना, ये जो शुरू के जो दो मेथड इसके अंदर बताए हुए हैं ये दोनों मेथड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पहला मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, याद आया होगा हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज किया जाए अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे पीसीसी है, क्रोमिक ऑक्साइड है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे एल्कोहल्स को। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं उसमें क्या होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है। दूसरा वाला मेथड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। आपको पता है डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ही एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीजन पर अटैच्ड हाइड्रोजन और कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर लिया जाए तो डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो कॉपर या सिल्वर उसकी प्रेजेंस में जब एल्कोहल्स को हीट किया जाता है तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स ही कन्वर्ट होंगे। तो प्राइमरी जो एल्कोहल्स हैं वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे और जो सेकेंडरी एल्कोहल्स हैं वो कीटोन में कन्वर्ट होंगे। टर्शरी वाले एल्कोहल्स कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि उनमें क्या होगा, वो टूट जाएंगे, बॉन्डिंग टूट जाएगी और वो एल्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसमें भी फर्स्ट पॉइंट बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ये आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। और जो सेकंड वाला है मेथड वो भी देखिए बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन 11th क्लास के अंदर, यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन 11th क्लास के अंदर। तो मैं अभी ये मेथड वापस आप लोगों के लिए ओपन करके बताता हूँ 11th क्लास की एनसीईआरटी से। ये आप देख रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री, तो इसको मैंने ओपन किया हुआ है आप लोगों के सामने। ओजोनोलाइसिस, एल्किन की ओजोनोलाइसिस करोगे, उसके बाद में जिंक और वाटर के साथ में ट्रीट करोगे तो हमको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे। आप लोग रिकॉल कीजिए, इस चीज़ को याद कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले कॉमन रिएक्शन बताई थी कि जो एल्किन्स होती हैं तो एल्किन्स के अंदर आपको पता है कि जो कार्बन है वो इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और मैंने एक मेथड बताया था, आप याद करना, कि ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों तरफ आप ऑक्सीजन लगा दो, और ये जो वैलेंसीज हैं कार्बन की, ये दो वैलेंसी और इधर की ये जो दो वैलेंसीज हैं ये सेटिस्फाई कर दो, चाहे हाइड्रोजन से करो या किसी अल्काइल ग्रुप से करो, डिपेंड करेगा। अगर चारों हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ये इसके अंदर जो आपको बैकग्राउंड में रिएक्शन दिख रही है ना, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। मतलब ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया और इन दोनों के साथ में भी एक एक ऑक्सीजन और साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि इसको जब आप ट्रीट करोगे वाटर और जिंक के साथ में तो ये वाला बॉन्ड टूटता है और इधर से ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा, एक तो ये वाला
जिसके साथ में ये ऑक्सीजन कार्बोनिल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक ये वाला, इसमें भी यहाँ पर ये ऑक्सीजन कार्बोनिल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बहुत इजीली आप ये पता लगा सकते हो कि इसके अंदर ये वाला बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन दोनों तरफ ऐड कर दो तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। अब जैसे इस वाले जो प्रोपिन है उसके अंदर बहुत आराम से आप बता सकते हो, ये बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड या इथेनॉल ये बना। किया कुछ नहीं है, ये जो CH3CH है इसके साथ में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, बस ऐसा का ऐसा ये जो CH2 है इसकी इस CH2 के साथ में भी एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन के बजाय एक मिथाइल ग्रुप होता तो प्रोडक्ट क्या मिलता। ऑब्वियसली यहाँ हमको 2 मोल इथेनॉल के मिलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता कि हर कार्बन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते तो 2 मोल हमको प्रोपेनोन या एसीटोन के मिलते। आप चाहो तो ये रिएक्शन को लिख करके देख सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो एल्काइन है उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। 1 मिनट वापस हम ये बैक वाली रिएक्शन पे देखते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये 2 मिथाइल प्रोपिन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें बड़े आराम से आप बता सकते हो, मैंने जो मेथड बताया ना आप लोगों को उसको देख करके बड़े आराम से आप बता सकते हो कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पर ये बॉन्ड को आप तोड़ दो और ऑक्सीजन लगा दो दोनों तरफ तो ये एसीटोन हो जाएगा, ये एसीटोन है प्रोपेनोन, और ये वाला किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो हम देख रहे थे एल्काइन हाइड्रोकार्बन वाले में ही एडिशन ऑफ वाटर, जो एल्काइन के साथ में अगर ये आप ऐड कर दोगे और हाइड्रोलाइसिस करोगे मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में आप ट्रीट कर रहे हो। यहाँ पर ये वाली रिएक्शन देखिए, 11th क्लास की, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। ये इथाइन हमने लिया, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा। ध्यान देना, ये HOH वाटर का मॉलिक्यूल है तो आप इसमें एक तो ये H मान लो और ये एक OH मान लो, तो एक जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, दूसरी जगह पर OH ऐड हो गया। तो इस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, ये स्टेबल नहीं रहते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर के इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, वो यहाँ पर आ गया तो ये एसिटेल्डिहाइड या इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर हम इथाइन के बजाय प्रोपाइन लेंगे तो क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल एप्लीकेबल होगा, ये बात माइंड में रखना। अगर यहाँ पर इस हाइड्रोजन के बजाय आप मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए तो वो प्रोपाइन हो जाएगा। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो OH है वो कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है ना, तो जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है उस पर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। मतलब अगर यहाँ पर CH3 है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे ये CH3 वाला हो जाएगा और ये हाइड्रोजन वापस से ट्रांसफर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर कीटोन के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये वाली रिएक्शन है, यहाँ हमने क्या लिया है, प्रोपाइन लिया, ठीक है। तो इसमें इस वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पर ये OH ग्रुप अटैच होता है। फिर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ से रीअरेंज होकर के इस वाले कार्बन पर आएगा और ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो गया प्रोपेनोन या एसीटोन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन वाली मेथड थी जो हमने देख ली, इसके साथ साथ हमने ये कीटोन वाला भी देख लिया क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस वाला हम दोबारा ना आए इस वाले चैप्टर पर जो 11th क्लास का है, इसलिए मैंने इस चीज़ को अभी यहाँ पर बता दिया।
तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए, और नेक्स्ट पार्ट है उसकी हम वीडियो कल भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।